डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अब पीडीएफ जो है वो भी फीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीडीएफ है वो भी अब आप यहाँ पर ले सकते हो, जिससे कि आपका रिविजन नोट मेकिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और अगर आपको पेमेंट करने में मुश्किल जा रही है तो आप जो ऐप है उसे अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट कर लोगे तो आप इजीली पे जो है वो कर पाओगे। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो अपडेट जरूर कीजिए, देखिए आप अपडेट जो है वो अवेलेबल होगा। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज होगा कि मुझे ये चीज़ इसलिए नहीं करनी है, तो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनो। जब आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे तभी आप वो चीज़ जो है वो पूरी कर पाओगे। और आप आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज से ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बनोगे? जब आपके पास स्ट्रांग रीज़न होगा कि मैं वो चीज़ क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न होगा तब कितना भी स्ट्रांग एक्सक्यूज आने दो, लेकिन उस एक्सक्यूज को आप हरा दोगे और आप वो चीज़ ज़रूर हासिल करोगे। इसीलिए हमेशा रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो एक्सक्यूजेस है वो भी आपके बीच में अड़थड़ा ना बन सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 8th मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। यहाँ पर वोकेबलरी हम देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो सीखने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शब्दों का उपयोग आप कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस में ज़रूर कीजिए। कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जिसमें इस शब्दों का इस्तेमाल हो। और पूरे दिन भर में किसी से भी अगर आप बात करते हो तो ये जो शब्द है इनका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी रिविजन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। क्योंकि वोकेबलरी ऐसा एक चीज़ है जो हम सिर्फ पढ़ के नहीं सीख सकते, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर हम उसे अपने दिन का जब पार्ट बना लेंगे, हमारे जीवन का, लाइफ का जब पार्ट बना लेंगे, तब हम वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग बन सकते हैं और शशि थरूर जो है उन्हें भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है, पहला वर्ड यहाँ पर आता है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, ये देखिए इसमें अलग अलग टाइप में जो वर्ड्स है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑस्टेरिटी अगर आप देखोगे उसका मतलब होता है संयम या फिर कठोरता। जो हार्शनेस होती है ना, हार्शनेस, अगर हम इंग्लिश में देखें उसका मीनिंग तो होता है हार्शनेस। अब यहाँ पर ऑस्टेरिटी जो है ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर ये कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है जो कि एम करती है कि गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है उसे रिड्यूस किया जा सके, मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसे रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो बट ऑब्वियसली उनका अपना डेफिसिट जो है वो कम करना पड़ रहा है। तो इसको हम ऑस्टेरिटी जो है वो कह सकते हैं। तो इसका हम सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि हिज गर्लफ्रेंड रिफ्यूज्ड विद ऑस्टेरिटी व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ किस। मतलब क्या है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने यहाँ पर जो रिफ्यूज़ है वो कर दिया ऑस्टेरिटी से, मतलब हार्शनेस से, कठोरता से उसे रिफ्यूज़ कर दिया जब उसने किस मांगी। दूसरा यहाँ पर आता है टार्निश। तो टार्निश यहाँ पर इसका मतलब है इंग्लिश में टू स्पॉइल, स्पॉइल कर देना या फिर किसी की छवि जो है वो बिगाड़ देना, उसे हम कहते हैं टार्निश। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही ट्राइड टू टार्निश हर एज शी ब्रोक अप विथ हिम। मतलब यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड है जब उसने उसके साथ ब्रेकअप कर ली तो वो जो लड़का है उसने उस लड़की की इमेज जो है वो ख़राब करने की कोशिश की। अक्सर ऐसा हम देखते हैं ना कि जो लोग हैं वो सामने वाला जो पार्टनर है उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं जानबूझकर। अगर वो उसके साथ ब्रेकअप या फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ जो है अगर उन्हें जो खटास है वो आ जाती है तो सामने वाले की जो इमेज है वो ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर एक्चुअल में कोई ऐसा करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे उसके साथ प्यार था, तो फिर क्या प्यार था, कोई मतलब नहीं है, वो होता ही नहीं है। तभी जब अगर प्यार हो तो हम उसके सामने वाले की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम उसकी इमेज जो है कभी ख़राब जो है वो नहीं होने देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो वर्ड है वो आता है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है अगर हम इंग्लिश में देखें तो नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था या फिर पहले ऐसी चीज़ जो है वो एग्जिस्टेड नहीं थी।
मतलब हिंदी में अगर देखें, जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका अस्तित्व नहीं रहा, मतलब अभूतपूर्व, ये अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शोड हिज लव टू हर इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, मतलब उसने उस लड़की के लिए जो प्यार है वो प्रकट किया अनप्रेसिडेंटेड मैनर में, मतलब पहले कभी इस तरीके का प्यार उसने प्रकट नहीं किया था, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जिस तरीके का प्यार जो है उसने प्रकट किया है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अनप्रेसिडेंटेड को। अब यहाँ पर लास्ट आता है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है वेल नोन फॉर समथिंग बैड, मतलब किसी बुरी चीज़ के लिए जाने जाना, है ना, बदनामी या फिर कुख्याति, इसे हम कहते हैं नोटोरियस। तो यहाँ पर बॉलीवुड जो है वो नोटोरियस है फॉर कास्टिंग काउच, मतलब यहाँ पर बॉलीवुड जो है उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा हुई है कास्टिंग काउच के लिए। तो इस तरीके से हम शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शब्दों का इस्तेमाल आप आज के तारीख में ज़रूर कीजिए, और जो टेलीग्राम है उस पर मैं सेपरेट जो वोकेबलरी है उसका भी एक सेपरेट जो पेज है वो उस पर डाल देता हूँ, जिससे कि आप रिवाइज जो है वो भी करते रहा कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आते हैं न्यूज़पेपर पर। तो एक्सप्लेन सेक्शन पर जब हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया का लॉकडाउन और बाकी कंट्रीज के लॉकडाउन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बाकी कंट्रीज के लॉकडाउन के अगर कंपैरेटिवली इंडिया का देखें तो इंडिया ने क्या किया है, काफ़ी पहले लॉकडाउन जो उसकी घोषणा कर दी थी, मतलब यहाँ पर जो केसेस है वो जब 1000 के ऊपर भी नहीं गए तब से यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया। लॉकडाउन जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, और उसी के साथ साथ 3 फेजेस में लॉकडाउन, मतलब पहला फेज जो है वो हमें देखने को मिला जो कि 24 तारीख से लगाया गया, 24 मार्च से। उसके बाद फिर जो 3 मई है उसके बाद से, और यहाँ पर मतलब पहले तो ठीक है कि मार्च में लगाया गया, फिर अप्रैल जो है उसमें बढ़ाया गया। अब उसके बाद जो मई है उसमें थर्ड जो फेज है लॉकडाउन का वो भी इसे लगा दिया गया, और उसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाए भी गए हैं, मतलब यहाँ पर जोन गिराए गए हैं, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, और उसी के साथ वो कौन सा जोन होता है वो क्या है यार वो, कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरीके से हमें जोन्स देखने को मिल रहे हैं। हमने वो सारी चीज़ें देखी है, ग्रीन जोन में कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, रेड में कौन सी नहीं है, ऑरेंज में कौन सी अलाउड है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसके पास एक एडवांटेज था कि उसने जल्दी यहाँ पर ये चीज़ की, और जहाँ इकोनॉमिकली स्टेबल कोई कंट्री है तो उसके लिए आसानी जाती है लॉकडाउन लगाना, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हैम्पर नहीं होती है। लेकिन इंडिया जो है, जो एक डेवलपिंग कंट्री है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, उसने भी इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गैस ट्रेजेडी जो हुई है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो डिटेल में सारी चीज़ें, ये जो ट्रेजेडी यहाँ पर हुई है डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस है उसका फ्यूचर क्या होगा, 3 तरीके की जस्टिस सिस्टम यहाँ पर बताई गई है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, इस पर भी अच्छी तरीके से नजर डालें। यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो एनिमी है, चाइना नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ से पता चलता है कि किसी चाइनीज़ जो चाइना है उससे जुड़े हुए इंसान ने ही ये आर्टिकल जो है लिखा होगा, तो उन्होंने ही लिखा हुआ है, तो इस आर्टिकल पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि खासकर इस आर्टिकल में हमें शब्द जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और एक जीएस पेपर 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पर्सपेक्टिव से भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम ये आर्टिकल पर नज़र डालते हैं तो वही है, टेस्टिंग जो है वो बढ़ाना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है कि टेस्टिंग आप ज़्यादा बढ़ाइए, टेस्टिंग ज़्यादा कीजिए। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो आइए पहले आर्टिकल पर जाते हैं। यहाँ पर गैस ट्रेजेडी जो हुई है, गैस जो यहाँ पर लीक हुई है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, तो अच्छी तरीके से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैस जो है वो लीक हुई है फ्रॉम केमिकल फैक्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम थर्सडे को। 11 लोग जो है उनकी यहाँ पर डेथ हुई है, और बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल में भी ले जाया गया है। अब ये किसके वजह से हुई है, कौन सी गैस है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्टायरीन। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन अगर देखा जाए विशाखापट्टनम का, तो यहाँ पर हमें विशाखापट्टनम जो है वो देखने को मिलता है। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है ये हमें पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर स्टायरीन अगर आप देखें तो गैस जो है वो लीक हुई है स्टोरेज टैंक से। अब ये यहाँ पर एलजी केम पॉलीमर्स, इसकी जो गैस है वो यहाँ पर लीक हुई है। अब अगर हम इस फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री जो है 1961 में स्टैब्लिश की गई थी, ओरिजिनली एज ए हिंदुस्तान पॉलीमर्स टू मैन्युफैक्चर पॉलीस्ट्रीन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मर्ज कर दी गई मैकडोवेल के साथ, मैकडोवेल एंड को के साथ ऑफ द यूपी ग्रुप 1978 में, और उसके बाद टेक ओवर कर ली गई 1997 में साउथ कोरियन बेस्ड एलजी केम के द्वारा।
फिर उसे रीनेम कर दिया गया एलजी पॉलीमर्स के नाम से। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर जनरल पर्पस पॉलीस्ट्रीन जो है वो यहाँ पर करते हैं हाई इम्पैक्ट पॉलीस्ट्रीन, ये हमें देखने को मिलता है। एक्सपांडेबल पॉलीस्ट्रीन भी देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है वो की जाती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर गैस है जो यहाँ पर लीक हुई है, तो ये स्टीरीन, ये बेसिकली क्या है, स्टायरीन। तो ये स्टायरीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ फॉर्मूला ऑफ C8H8 और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दिया गया है इस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी बोलो या फिर कोई स्टेट पीएससी बोलो तो उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन C8H8 ये किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पूछा जा सकता है, किसका फॉर्मूला है ये पूछा जा सकता है। तो ये काय का है, स्टायरीन का है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ साथ ये डेरिवेटिव है बेंजीन का, और उसी के साथ साथ ये फैक्ट्रीज में स्टोर किया जाता है एज अ लिक्विड, लेकिन ये इजीली इवापोरेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम पानी देखें तो पानी भी अगर उबाला जाए तो वो भी इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो उसी तरीके से ये जो स्टायरीन है ये गैस है, इसे लिक्विड में स्टोर किया जाता है फैक्ट्रीज में, लेकिन ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं और इसीलिए जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम ही रखना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टायरीन जो है काय के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्टायरीन मेन रॉ मटेरियल है सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टीरीन जो है उसके लिए, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। पॉलीस्टीरीन ये यहाँ पर वर्सेटाइल प्लास्टिक है जो कि अलग अलग पार्ट जो अप्लायंसेस के, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गए या फिर माइक्रोवन्स हो गए, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, कंप्यूटर्स, उसी के साथ साथ अगर कोई कप्स है, फूड पैकेजिंग है, तो ये सब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टायरीन ये यहाँ पर एक जो कोपॉलीमर्स है उसका भी एज ए इंटरमीडिएट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज जो होते हैं मोनोमर्स के, उससे जो डिराइव किया जाता है उससे भी ये कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टायरीन देखने को मिल रहा है। तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर इतने टेक्निकली इसमें जाने के बजाय अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टायरीन जो है वो बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर स्टायरीन गैस जो है उससे अगर कोई एक्सपोज होता है तो क्या होगा, अगर एक्सपोजर हो जाता है स्टायरीन गैस से तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसे अफेक्ट करता है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर उससे प्रॉब्लम्स क्या होंगे, तो ब्रीथलेसनेस होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, जो आईज है उसमें इरिटेशन होगी, इंडाइजेशन होगा, नॉस्ट्रिया होगा, तो कॉन्शियसनेस जो है उसका लॉस यहाँ पर हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर शॉर्ट टर्म यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर एक्सपोजर होता है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोई बीमारी हो गई इस तरीके का देखने को नहीं मिलता है अगर शॉर्ट टर्म यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर एक्सपोजर होता है तो। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से हैं, तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर एक्सपोजर होता है इस गैस का लॉन्ग पीरियड के लिए तो यहाँ पर ल्यूकेमिया जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है, और हेडेक जो है उसकी भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जनरेट हो सकती है। उसी के साथ साथ हेल्थ पर अगर यहाँ पर इफेक्ट्स देखे जाए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से, मतलब वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे, तो यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हैं वो अभी तक जाहिर जो है वो नहीं हो सकी है। अब देखिए द हिंदू में अगर आप साइंस सेक्शन देखोगे तो उसमें ये भी एक आर्टिकल आया है कि ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, ये आज की न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, तो ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि इससे जान भी जा सकती है, इससे डेथ जो है वो भी हो सकती है, ये जो स्टायरीन है इस गैस की वजह से। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब तक हम ये बोल सकते हैं कि जो पुख्ता सबूत है ये अभी तक पूरे कन्फर्म नहीं हो पाए हैं। अब यहाँ पर स्टायरीन जो है वो लीक किस तरीके से हुआ, तो कंपनी ऑफिशियल जो उन्होंने बोला कि 1800 टन ऑफ स्टायरीन जो है स्टोर किया गया था टैंक में, जिसकी कैपेसिटी जो है वो है 1400 टन के आसपास। गैस जो है वो लीक हुई है टैंक में से जब ऑफिशियल्स यहाँ पर फैक्ट्री जो उसे रीओपन करने की कोशिश कर रहे थे। अब लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री जो है वो बंद थी, इतना शटडाउन होने के बाद जब फिर से यहाँ पर रीओपन करने की कोशिश कर रहे थे तब यहाँ पर गैस जो है वो लीक हो गई। अबाउट हाफ द गैस जो है वो यहाँ पर कंटेन करने के पहले ही लीक हो गई। अब यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है क्या वो यहाँ पर लिए गए थे। स्टायरीन जो है उसे स्टोर करना पड़ता है 20 डिग्री टेम्परेचर के नीचे। टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया वो यहाँ पर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी, इवेपोरेट होना शुरू हो गई फिर यहाँ पर वो खतरा जो है वो बन सकती है।
अब यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है कंटिन्यूसली करना पड़ता है कि यहाँ पर हीट बोलो, लाइट बोलो, तो वो यहाँ पर एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो जाए। तो 15 इंजीनियर्स और ऑफिशियल जो है वहाँ पर ऑन ड्यूटी पर थे थ्रू आउट द लॉकडाउन पीरियड। टेम्परेचर अगर राइज होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो एलजी केम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टीरिन स्टोरेज टैंक है वो यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए फेल हो गए, कि प्रॉपर जो स्टेबलाइज करना पड़ता है उसके लिए फेल हो गए। अब यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स अगर देखे जाए तो स्टायरीन टैंक जो है वो कभी भी कैपेसिटी तक फील नहीं की जाती है। अगर कैपेसिटी तक फील हो जाए तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए तो थोड़ा जो है वो कम रखा जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सेफ्टी फीचर्स है वो हमारे देश में प्रॉपर तरीके के नहीं है, इसीलिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुए हैं तो क्यों यहाँ पर प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर देखिए जो स्टायरीन है ये स्टैग्नेंट थी 44 डेज से, और यहाँ पर क्या होता है जो गैस है वो एक्यूमुलेट हो जाती है सीलिंग पर, जो स्टोरेज टैंक है उसकी सीलिंग पर एक्यूमुलेट हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर 20 डिग्री से ऊपर चला जा सकता है, और ये जो है वेपराइज होना शुरू हो जाती है और फिर एस्केप जो है वो होती है। इसे हम कहते हैं ऑटो पॉलीमराइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंटेंशनली यहाँ पर 20 डिग्री से ऊपर नहीं हुआ, 20 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर देखने को मिला, लेकिन इतने दिनों तक स्टैग्नेंट रहने की वजह से जो ऊपर का पार्ट है, सीलिंग है, उस पर वो एक्यूमुलेट होती है जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर यहाँ पर वेपराइज होकर वो एस्केप हो जाती है। इसे ऑटो पोलामराइजेशन जो है वो कहा जाता है। एग्जैक्ट कॉज जो है अभी तक यहाँ पर देखा ही जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, और जो कंपनी उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टैंक है वो यहाँ पर रप्चर हुआ है, गैस जो है वो एस्केप हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी लोग जो उनकी डेथ हुई है और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी इसका असर जो है फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी मेजर जो है वो प्रॉपर तरीके से लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी मेजर जो है वो नहीं लिए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं। यहाँ पर फ्यूचर ऑफ जस्टिस जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अब लॉकडाउन जो है उसने यहाँ पर सेवरल वेबिनार जो है जस्टिस डिलीवरी पर वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, टेक्नोलॉजी या फिर फ्यूचर में हम क्या रहेंगे क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन जो है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग ये आगे भी रहने वाला है, आगे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, रैदर सोशल डिस्टेंसिंग बोलने के बजाय जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये आगे भी रहने वाला है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो लॉयर्स हो गए या फिर जो भी केसेस है वो किस तरीके से यहाँ पर की जाएगी, इस पर जो सवाल है वो खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके के कोर्ट जो है हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में वो देखने को मिलते हैं। पहला है कन्वेंशनल कोर्ट्स, जो कि कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लोकेटेड होते हैं, जहाँ पर जजेस आते हैं, लॉयर्स आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, है ना, फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और फिर वहाँ पर केसेस जो है वो सुनी जाती है। फिर उसके बाद जो पूरे गवाह है, जो सबूत है वो देखे जाते हैं, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो दिया जाता है। सेकेंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं ऑनलाइन कोर्ट्स। ऑनलाइन कोर्ट्स मतलब क्या होते हैं, जजेस जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लॉयर और लिटिगेंट जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट बनाई जाती है कि जो कोर्ट रूम है उसके रेसिडेंस में यहाँ पर कोई ना हो, ऑनलाइन जो पूरी चीज़ें हैं वो सुनी जाए, ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है वो की जाए। मतलब समझ सकते हो जो वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग के जरिए सारी चीज़ें जो है सुनी जा रही है और जो रिजल्ट है वो भी पेश किया जा रहा है। तो ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पर ये जो ऑनलाइन कोर्ट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। और तीसरा देखने को मिलता है वर्चुअल कोर्ट्स। मतलब यहाँ पर कोई जजेस नहीं होते हैं, लॉयर्स नहीं होते हैं, लिटिगेंट्स नहीं होते हैं, कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेता है जिस तरीके से जो लिटिगेंट है उसमें जो इनपुट्स है वो फिलअप करेगा। मतलब मैं फिलअप करूँगा कि मैं यहाँ से जा रहा था, ये किया, ये हुआ पूरा का पूरा, फिर उसके बाद उस बेसिस पर यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट काम करेंगे। डिटेल में और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 15 ईयर्स अगो दिल्ली जो है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशिएट किया था तिहाड़ जेल में, जो कि यहाँ पर जो केसेस है प्रिजनर्स के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुन रहे थे। तो प्रोसीजर जो है यहाँ पर क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर जो केसेस है वो सुने जाते हैं, फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं होता है, और इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन कोर्ट्स, है ना। जो कन्वेंशनल कोर्ट्स है वो तो हमने कई बार देखे हैं, उसके बारे में क्या तो बताऊं आपको। तो ऑनलाइन कोर्ट्स के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। कुछ हाई कोर्ट जजेस है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के, जो कंप्लीटली यहाँ पर जो पेपर है उससे छुटकारा पा लिए हैं। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट कॉपी पर ही बेस्ड होती है, थ्रू ई फाइलिंग, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इसी पर सब कुछ बेस्ड होता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन इससे देखी जाती है। तो पेपरलेस कोर्ट जो है उन्हें ये सा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर लिमिटेशन जो है ऑनलाइन कोर्स के वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है अनफेमिलिटी, है ना, जो कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में फेमिलियर नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यंग जनरेशन है, अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ऑनलाइन आता हूँ, आपसे रूबरू होता हूँ, ये सारी चीज़ें होती है। इंस्टाग्राम पर जो मैं ऑनलाइन आता हूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें हम यहाँ पर एक साथ रूबरू होते हैं, आपसे बातचीत होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जनरेशन का भी फर्क पड़ता है। अभी वही अगर हम बोले हमारे ओल्ड जनरेशन को कि आप इस तरीके से ये कीजिए, तो वो कर पाएंगे क्या? नहीं, उनके लिए जो है काफ़ी मुश्किल जाएगा ये सारी चीज़ें करना, है ना। जजेस जो है वो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है, कैमरा फेस करना उसके लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं, है ना, और उसी के साथ केसेस सुनना उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो लॉयर्स है वो यहाँ पर उनको डिफिकल्टी होती है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं आर्ग्यू करने के लिए जब बैठे हुए हों, क्योंकि जब वो खड़े रहते हैं उन्हें आदत रहती है माय लॉर्ड ये यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है बहुत गलत है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये बैठ के बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बोलिए, फेशियल एक्सप्रेशन बोलिए, टोन बोलिए, टेनर बोलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे यूज टू नहीं होते हैं और इसीलिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन हियरिंग कंडक्ट करने के लिए। जो बैंडविड्थ है वो एडिक्वेट नहीं होती है, जो पिक्चर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाती है फ्रेम, वॉइस क्रैक होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस है। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको बोला जाए कि लॉकडाउन जो है उसके चलते यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उस तरीके की कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑनलाइन जुडिशरी देखने को मिल रही है, तो क्या ये आगे जा सकती है? तो इसके लिमिटेशन जो है ये भी आपने लिखने चाहिए, ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन कोर्ट हमने देख लिया, उसके फायदे भी देखे, उसके नुकसान भी देखे। वर्चुअल कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में हमें देखने को मिलते हैं। वर्चुअल कोर्ट जो है वो एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर एक इंसान जो है वो यहाँ पर जो चालान है वो उसके अगेंस्ट में इशू किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो प्रॉपर तरीके से देख सकता है। अगर यहाँ पर चालान इशू हो जाता है तो डिटेल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। पर्सन जो है यहाँ पर गिल्टी है या नहीं गिल्टी है ये भी यहाँ पर प्ली फाइल कर सकता है। अब अगर यहाँ पर गिल्टी प्ली हो जाती है तो मिनिमम फाइन जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, और अगर नॉट गिल्टी प्ली है तो यहाँ पर केस जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाएगा तो ट्रैफिक कोर्ट फॉर ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े, इसमें हम नहीं मान सकते हैं कि बड़े जो अगर मर्डर का केस है, कोई बड़े केस है उसमें नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे केस होते हैं, जो छोटे मोटे केस वहाँ पर चलते रह रहे हैं उसके लिए यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जज यहाँ पर रिव्यू करता है केस को और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पेंस करता है जो भी यहाँ पर ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होंगे उसके जरिए। यहाँ पर क्या होता है, एक ही जज लगता है, एक ही जज यहाँ पर देखेगा, एक ही जज यहाँ पर सब कुछ करेगा, तो क्या होता है फटाफट डिसीजंस भी लिए जाते हैं और एक ही जज होने की वजह से मतभेद जो है वो भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो जुडिशरी है हमारी, आगे जुडिशरी किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से जो ट्रांसफॉर्म है वो हो सकती है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है रीडिफाइनिंग सिक्योरिटी के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो फ्रीजिंग ऑफ फ्रेश कैपिटल एक्विजिशन बाय द डिफेंस फोर्सेस, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस जो है जो भी यहाँ पर कैपिटल एक्विजिशन होने वाला था वो यहाँ पर फ्रीज हुआ है ना। जो प्रोक्योरमेंट है वो करने में डिले हो रहे हैं, मतलब जो भी हमें चीज़ें लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई फाइटर प्लेन लग रहा है तो उसे प्रोक्योर करने में डिले हो जाता है। कैपिटल एक्विजिशन में यहाँ पर जो फ्रीजिंग है वो हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ ऑस्टेरिटी, यहाँ पर ऑस्टेरिटी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जो हमने यहाँ पर वोकेबलरी में देखा था, है ना। या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि हार्श। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो है कि हम यहाँ पर जो कल्चर है हमारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इतने सदियों से, इतने सालों से जो एक कल्चर चला आ रहा था कि हमें यहाँ पर जो हमारी चीज़ें हैं, कैपिटल एक्विजिशन है वो इस तरीके से जाना है ना, जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। अगर आप देखो राफेल डील जो है वो कितने सालों से चलती आ रही है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये करने में इतना वक्त लग जाता है। तो अभी हमारे पास मौका है कि हम ये कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन दी इंडियन मिलिट्री और इसे इवॉल्व कर सकते हैं बेटर रूप में, जहाँ पर हम जो भी इक्विजिशंस है, जो भी चीज़ें हैं वो फास्ट तरीके से कर सके। अब यहाँ पर 5 विजिबल सिलॉज हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सके।
पहला तो है कि यहाँ पर जो इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उन्हें यहाँ पर क्रिएट करना एक्सीलरेट कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया जो है ये हम शुरू कर सकते हैं कि डिफेंस जो भी इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाया जाए, इसे हम एक्सीलरेट कर सकते हैं। अब ये हमें एक्सीलरेट करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इंपोर्ट बंद कर देना है। यहाँ पर जो भी इंपोर्ट है, शॉर्ट मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट जो भी है हमारी, वो यहाँ पर हमें सेल्फ सफिशिएंसी के तौर पर पूरी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्रिटिकल कंपोनेंट देखने को मिलता है लीडरशिप। इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है बहुत ज़्यादा हायरार्कियल है ना, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि लीडरशिप जो है सुपर ऑपरेशनल स्किल्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है, प्रोसीजर्स है, उसके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे समय में कौन सी टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे समय में कौन सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये लीडरशिप क्वालिटी रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेटेजिक लीडर्स अगर देखा जाए तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ट्रांजिट किस तरीके से करना है। नहीं तो वही पुरानी अगर रीति रिवाजों के हिसाब से चलते रहे कि अच्छा हमें यहाँ पर चलते हुए ही जाना पड़ेगा और जो जो हमारे दुश्मन है उन्हें मारना पड़ेगा, लेकिन उसके बजाय अगर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें तो फिर कितना फास्ट तरीके से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है ट्रेनिंग और एजुकेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न मॉडल जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। सेवरल मिलिट्री ऑफिसर्स कॉलोनल लेवल के फ्रेश आउट ऑफ वॉर कॉलेजेस, है ना, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि जो एजुकेशन है वो यहाँ पर इस तरीके का दिया जाए और जो लोग हैं उन्हें वहाँ पर भेजा जाए जहाँ पर उन्हें ये मेंटेलिटी यहाँ पर बनाई जा सके, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर पढ़ाई जा सके। रैंक जो है उसके बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा, जो रैंक है उसके बियॉन्ड हमें जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर यहाँ पर आप पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बन जाते हो। अगर आप 24 घंटे बैठने की आप में क्षमता है तो आप IAS ऑफिसर बनोगे, लेकिन IAS ऑफिसर जो उसे जब फील्ड वर्क करना पड़ता है तो वो करने में उसे काफ़ी मुश्किल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इनबिल्ड वो जो चीज़ें हैं वो डेवलप रहनी चाहिए, सिर्फ रैंक जो है उसके बेसिस पर नहीं, लेकिन जो क्वालिटीज़ है उसके बेसिस पर भी रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेनिंग जो है इंडियन मिलिट्री की टॉप नोच है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑफिसर्स है उन्हें थोड़ा बहुत जो वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस वर्ल्ड जो है उसमें थोड़ी बहुत ये जो चीज़ें हैं वो आ जाए, उस तरीके की ट्रेनिंग अगर हम उन्हें दे दे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसमें अगर हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो पर्पस लेकर आ जाए तो और अच्छी ट्रेनिंग जो है, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो सके, ये सारी चीज़ें हो सके, उसमें हम दे सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन जो है ये यहाँ पर होनी चाहिए, बिना आइडेंटिटीज़ जो है वो खोए, बिना यहाँ पर कॉम्पिटेंसी जो है उसे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किए। मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर किया जाता है तो फिर और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर जो लीडरशिप है उसे एम्पावर कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली यहाँ पर लोगों को जो है वो सक्षम बना सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो हम मिलिट्री में अगर करें तो फिर ये कल्चर जो है उसे चेंज करके हम बहुत ही एक अच्छा कल्चर जो है और एडवांस, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वो जो सबसे ताकतवर देश है उनमें से गिनी जाती है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, जो थोड़े बहुत जो मॉडिफिकेशन है वो करें तो और अच्छी हमारी जो मिलिट्री है वो हो सकती है। ऐसा सुझाव यहाँ पर जो ऑथर है उनके द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है, एनिमी इज कोरोना वायरस नॉट चाइना। चाइना जो है वो यहाँ पर एनिमी नहीं है, कोरोना वायरस है। अब करंटली कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्प्रेड हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हुआ, अनप्रेसिडेंटेड पहले जो कभी नहीं हुआ है। हाउएवर कुछ ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पर चाइना जो है उसे काफ़ी बैश कर रहे हैं। मतलब चाइनीज़ प्रॉब्लम, चाइनीज़ थ्रेट, चाइनीज़ वायरस, चाइनीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं इस वायरस को। अब यहाँ पर जो 300 साल पुराने कल्चर है वो यहाँ पर 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को टैर्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले जो कोविड-19 है उसके चलते चाइनीज़ वायरस जो है उसे कहा गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत बुरी है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने सुनना चाहिए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्हें हमने सुनना चाहिए, और वो यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिशियन जो है उनके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिशियन सिर्फ अपना हिसाब यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, चाइनीज़ प्रॉब्लम उन्होंने कहा, चाइनीज़ जो है यहाँ पर क्राइसिस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, या फिर चाइनीज़ मेडिकल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि चाइनीज़ जो है वो एक तो क्राइसिस को प्रॉपर हैंडल नहीं कर रहा है और दूसरा जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पर
जो अननोन एनिमी है उससे हम सब फेस कर रहे हैं। चाइना जो है उसने 1 महीने में यहाँ पर अकम्प्लिश कर लिया था, है ना। यहाँ पर जो WHO है उसे भी इम्तिहा कर दिया था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वायरस जो है लॉकडाउन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया मेगा सिटी वुहान में, जो दूसरी कोई भी कंट्री जो है वो और अच्छी तरीके से नहीं कर सकती थी, और इस तरीके से जो वायरस है उस पर फतेह इसने हासिल कर ली। तीसरी चीज़ यहाँ पर रेफर किया गया चाइनीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से, और फिर यहाँ पर जो लॉ सूट है, ह्यूज क्लेम्स है चाइना पर लगाए गए, टिपिकल पॉलिटिकल ब्लैकमेल है ये, ऐसा कहा जा रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पॉलिटिकल एंड्स है वो बेसिक कॉमन सेंस यहाँ पर लैक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है इस ऑथर के द्वारा। फोर्थली यहाँ पर देखोगे आप तो चाइनीज़ थ्रेट यहाँ पर कहा जा रहा है, और चाइना जो है जल्द से जल्द यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स को सरपास कर जाएगा और फिर वर्ल्ड जो है उस पर रूल करेगा। और इसलिए चाइना जो है उसकी एक साजिश थी, चाइना के लैब में ही ये जो वायरस है इसे तैयार किया गया, ऐसा सब कुछ बोला जा रहा है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कॉमन एनिमी जो है उससे फाइट करने के बजाय जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर पैंडेमिक को लिंक कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गेन्स के लिए। ये यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ये बेसिक नॉर्म्स है इंटरनेशनल रिलेशंस के, लेकिन जो कॉलोनियल हैंगओवर है ये अभी भी कुछ जो यूरोपियन माइंड्स है उनके ऊपर चल रहा है, और यहाँ पर जो चाइना है वो उनके साथ खड़ा हो रहा है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब चाइना जो है वो इफेक्टिवली उसने कंट्रोल कर लिया है पेंडेमिक को, और यही चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि यहाँ पर चाइना जो है विनर बन के कैसे निकल सकता है। इंडिया और चाइना जो है उनकी ग्रेट सिविलाइजेशन रही है और लॉन्ग हिस्ट्री रही है। पीस और टॉलरेंस ये कोर फिलोसॉफी रही है चाइना की। चाइनीज़ फिलोसॉफी जो एडवोकेट करती है यूनिटी ऑफ द मैन एंड नेचर, और एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी जो है और गांधीयन फिलोसॉफी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है इसके बारे में यहाँ पर प्रोपोगेट करती है। और इसीलिए चाइना और इंडिया जो है उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए कोविड-19 से फाइट करने के लिए। चाइना और इंडिया जो है उसने यहाँ पर मीडिया कोऑपरेशन फर्दर प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि जो उनकी व्यूज़ है वो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ तक पहुँच सके, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इन पर जो इन्फ्लुएंस है, दबाव है, वो नहीं बना सके। तो ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम न्यूज़ आर्टिकल्स देखें तो कोरोना वायरस जो है वो फाउंड किया गया है पेशेंट के सीमेन में। स्मॉल जो चाइनीज स्टडी है वो देखने को मिल रही है, तो इससे ये पता चल सकता है कि क्या यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि जब इसमें पाया गया, सीमेन में पाया गया है, तो बट ऑब्वियस है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। टाइगर पॉपुलेशन जो है सुंदरबंस में वो 96 पर पहुंच गए हैं। तो सुंदरबंस में जो टाइगर की पॉपुलेशन है अब वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन के बारे में क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हो, उसके मैनग्रोव्स के बारे में, या फिर जो भी चीज़ें उसके बारे में अवेलेबल होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वही यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था। मास जो है अब वो नो लॉन्गर पेन रहेंगे ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर्स के पीछे जो मास्क है उन्हें टंगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक जो इंसान है उसने यहाँ पर इस तरीके का एक लेकर आ गया है कि यहाँ पर आप एक थ्रेड फंसा दो, यहाँ पर दूसरा थ्रेड फंसा दो, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो मास्क है वो पहन सकते हो, मतलब कानों के पीछे अब आपको मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक देखिए, इससे हमें पता चलता है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, हमें सिर्फ ढूंढना पड़ता है। जो ये सोल्यूशन ढूंढ लेता है वो विनर बन जाता है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को कोसता रहता है वो यहाँ पर लूजर ही रह जाता है। अब यहाँ पर कोरोना वायरस जो है टेस्टिंग किट यहाँ पर डेवलप की गई रिसर्चर्स के द्वारा वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इंडिया में भी जो वैक्सीन है या फिर जो किट्स है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और इससे जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, और उसका जो इलाज है वो भी यहाँ पर तेज़ी से किया जा सकता है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो राज्य वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।